हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण की प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा की थी। हम लोगों ने कहा था कि जितने भी कंपाउंड हैं उन कंपाउंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सारे यौगिक जितने भी हम जानते हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक विद्युत अपघट्य और एक विद्युतन अपघट्य। तो हम लोगों ने कहा था कि विद्युत अपघट्य जो यौगिक होते हैं इनका आयनन होता है, ये लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, इनका आयनाइजेशन होता है। और जिन कंपाउंड का भी आयनाइजेशन होगा गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में, वही हमको एसिड देंगे, वही हमको बेस देंगे और वही हमको साल्ट देंगे। तो यहां से हम लोगों ने देखा था कि एसिड, बेस और साल्ट जो होंगे ये हमको विद्युत अपघट्य से ही मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से ही मिलेंगे। आगे हम लोगों ने यह कहा था कि एसिड को हम पहचानेंगे कैसे, एसिड को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो हम लोगों ने यह कहा था कि अगर हमको एसिड को पहचानना है तो तीन एसिड जो एक्टिव एसिड हैं, जो सक्रिय अम्ल हैं, इनको याद रखना है। तीन तो आपको याद कराए गए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। यह कहा गया था कि इनको याद रखिएगा, ये आपके एक्टिव मेटल हैं, सक्रिय अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं भाई, ये प्रबल अम्ल हैं। लगभग केमिस्ट्री में ये बराबर आ जाते हैं, ये प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल है, ठीक है, स्ट्रांग एसिड है ये। इसके बाद कहा गया था कि कोई भी अगर निगेटिव रेडिकल है, वह निगेटिव रेडिकल हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर यौगिक बना रहा है, तो वह भी एसिड की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे हम लोगों ने कहा था कार्बोनेट, कार्बोनेट ऋण मूलक है, इसको आप हाइड्रोजन मूलक के साथ संयुक्त करा दीजिए। अब मूलक से आपको कंपाउंड बनाना आता है, इससे कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा H2CO3। तो H2CO3 जो होगा ये आपका एसिड होगा, ठीक है, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। आगे आप देखें, आप और भी कुछ ले सकते हैं, फास्फेट ले सकते हैं, PO4-3, ये फास्फेट रेडिकल है, ऋण मूलक है आपका फास्फेट। आपने हाइड्रोजन मूलक के साथ इसको संयुक्त करा दिया तो इसका यौगिक जो बना वो बना H3PO4। तो ये भी आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये बात हम लोगों ने की थी। तो इस तरह से जो भी कंपाउंड निगेटिव रेडिकल अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है और वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो आपका बिहेव करेगा एसिड की तरह, एसिड की तरह वो बिहेव करेगा। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल, इनके अगर ऑक्साइड आप लेते हो तो नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड आपको मिलेंगे, अधातु के जो भी ऑक्साइड मिलेंगे, वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। आप इसके एग्जाम्पल देख लें कि नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल आप जानते हो कि नॉन मेटल वे एलिमेंट होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब निगेटिव ऋण मूलक होते हैं, और ऋण मूलक होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो नॉन मेटल अगर है, जैसे मान लीजिए कि आपका नॉन मेटल है सल्फर, तो सल्फर का अगर आपके पास ऑक्साइड है SO2, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। कार्बन को नॉन मेटल की तरह हम बिहेव करा रहे हैं, तो कार्बन अगर नॉन मेटल है, अधातु है, तो इसका ऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह भी अम्ल की तरह बिहेव कर देगा। फिर हम ले लें अगर फास्फोरस, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड हम ले लें P2O5, तो यह भी नॉन मेटल की तरह बिहेव कर देगा। तो एसिड में जो कंपाउंड मिलेंगे वो जनरली ऐसे ही मिल जाएंगे।
तो कोई भी कंपाउंड है वो एसिड होगा कि नहीं होगा, हम ये बेसिक्स लगा के देख लेंगे। अगर ये बेसिक्स अप्लाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कि एसिड है, अन्यथा एसिड नहीं होगा। बेस की बात जब हम लोगों ने की थी, क्षारक की बात की थी, तो हम लोगों ने कहा था कि जो बेस होंगे, बेस में हम लोगों ने कहा था कि जो सक्रिय धातु होती हैं, सक्रिय धातु होती हैं, एक्टिव मेटल्स जो होती हैं, एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, तो एक्टिव मेटल्स जो होंगी, सक्रिय धातु होंगी, मतलब +1 या +2 चार्ज होता है। ठीक है, जनरली ये मानते हैं एक्टिव मेटल जो होंगी, सक्रिय धातु होंगी, उन पर +1 चार्ज होगा या +2 चार्ज की धातुओं को हम जनरली लेते हैं। जैसे Na+1, तो सोडियम आपकी एक्टिव मेटल हो गई। मैग्नीशियम Mg+2, पोटेशियम K+1, कैल्शियम Ca+2, कॉपर आप ले लेंगे Cu+1, जिंक आप ले सकते हैं Zn+2। तो इस तरह से जो मेटल हमको मिलेंगी वो मेटल आपकी एक्टिव मेटल होंगी। तो ये सक्रिय धातु जो होंगी, इनके जो भी ऑक्साइड होंगे, इनके जो भी ऑक्साइड होंगे वो आपके बेस होंगे, क्षारक होंगे। इनके जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, वो भी क्षारक होंगे। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात आपको करनी है। सक्रिय धातु का अगर ऑक्साइड है, तो सक्रिय धातु का अगर ऑक्साइड आपको मिल गया तो आप कहोगे कि क्षारक है। सक्रिय धातु का हाइड्रोक्साइड मिल गया तो आप कहोगे कि क्षारक है। और एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर आपके पास अमोनियम का हाइड्रोक्साइड कहीं दिख गया NH4OH, तो आप उसको भी बोल दोगे कि ये क्षारक है, ये बेस है। ठीक है, अब ऑक्साइड के लिए आप जानते हो ऑक्साइड का जो नेगेटिव मूलक होता है ऑक्साइड, वो -2, और हाइड्रोक्साइड आप जानते हो OH-1। हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्साइड होता है, ऑक्साइड आयन होता है वो -2। आप किसी भी मेटल के साथ आप बेस बना सकते हो। जैसे सोडियम मेटल आपने ले लिया, आपको एक बेस बनाना है, क्षारक बनाना है, तो सोडियम मेटल ले लिया, इसका ऑक्साइड आपने बना लिया, सोडियम मेटल का ऑक्साइड। तो ऑक्साइड रेडिकल होता है O-2, सोडियम रेडिकल होता है Na+1। इन दोनों से आपने एक यौगिक बना लिया, तो ये यौगिक बना Na2O। तो सोडियम का ऑक्साइड जो बना, एक्टिव मेटल का ऑक्साइड बना, सक्रिय धातु का ऑक्साइड बना, ये बेस है, ये क्षारक है, ये क्षारक है। हाइड्रोक्साइड इसका आप बना सकते हो Na+1 OH-। ये हाइड्रोक्साइड है, इनका जब आप कंपाउंड बनाओगे, यौगिक बनाओगे, तो ये यौगिक बन जाएगा NaOH। यह यौगिक भी आपका बेस होगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको यह कॉन्सेप्ट जानना है कि कोई भी एक्टिव मेटल आप लो, उस एक्टिव मेटल का ऑक्साइड अगर आप बना दे रहे हो तो वो क्षारक होगा, और उस एक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाओगे तब भी क्षारक होगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहीं मिल जा रहा है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने सीखी थी, ये सब बातें हम लोगों ने सीखी थी। इसके बाद हम लोगों ने इनकी पहचान की बात की थी, यह बात पीछे कर ली थी। आज हम लोग बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के, इनके गुणों की। पीछे के क्लास से हम लोग लिंक हो चुके हैं, अब कहानी आज की क्लास की आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी हम एसिड की देखते हैं। ठीक है, तो एसिड्स की जनरल केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सामान्य रासायनिक गुण, सामान्य रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं भाई। इनके सामान्य रासायनिक गुण हम देखते हैं एसिड के। एसिड के सामान्य रासायनिक गुणों की बात हम लोग कर रहे हैं। अब एसिड के सामान्य रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, तो पहली जो प्रॉपर्टी इनकी होगी फर्स्ट, इस प्रॉपर्टी में हम लोग कहते हैं कि एसिड की रिएक्शन जब धातु से होती है, मेटल से होती है, तो फिर क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि मेटल धातु जब क्रिया करेगी एसिड से, एसिड से जब क्रिया करेगी तो बनता है सॉल्ट, लवण बनता है,
और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो धातु जब रिएक्शन करती है अम्ल से, अवक्रिया करती है अम्ल से, तो लवण बनता है और फटफट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती, गैस फॉर्म में निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहेगी भाई, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब कोई भी मेटल हम लोग ले लेते हैं अपना, मान लीजिए सोडियम मेटल ही ले रहे हैं, सोडियम मेटल है। एसिड हमारे पास कई हैं, ठीक है। हम मान लीजिए अपने स्ट्रांग एसिड से ले रहे हैं, पहला ही एसिड ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो ये आपका मेटल हो गया और ये आपकी एसिड है। अब ये रिएक्शन किया इन्होंने, अब क्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भाई, तुरंत आप हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल गई। फिर आपका लवण बना, लवण बनेगा तो क्या होगा, जो ये एसिड है मेटल है ये धन मूलक बनाएगा और एसिड का ऋण मूलक, दोनों मिलके मेटल बना देंगे। एसिड आपका HCl है तो HCl का ऋण मूलक जो है वो क्लोराइड है और धन मूलक है हाइड्रोजन। तो एसिड का ऋण मूलक लेंगे तो एसिड का ऋण मूलक आपका क्लोराइड है Cl-1 और मेटल का धन मूलक ले लेंगे, मेटल आपका सोडियम है, इसका धन मूलक ले लिया हमने Na+1। इन दोनों से जो आपका कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड लवण बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो यहां से जो आपका कंपाउंड बना वो बना NaCl, तो साल्ट आपका हो गया NaCl, साल्ट बन गया आपका NaCl, ये आपका लवण बन गया, लवण बन गया। ठीक है, ये आपका लवण बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी धातु ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने धातु ले ली कैल्शियम और एसिड, अब की बार आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, रिएक्शन कराना है आपको। आपके पास ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब भी धातु रिएक्शन करेगी एसिड से तो आपका सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपको ध्यान से देखना है, ये कैल्शियम है तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये कैल्शियम है तो ये मेटल हो गया, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड हो गई। रिएक्शन आपको मालूम है कि मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो तुरंत आप हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, यहां पर हाइड्रोजन गैस आपने तुरंत ही मुक्त कर दी। फिर आपको साल्ट बनाना है, तो आपसे यह कहा गया था कि जो एसिड मिलेगा उसका ऋण मूलक ले लीजिएगा और जो आपके पास धातु है मेटल है उसका धन मूलक ले लीजिएगा। तो कैल्शियम आपके पास धातु है, इसका धन मूलक होता है Ca+2 और आपके पास सल्फेट, एसिड का ऋण मूलक सल्फेट होगा और सल्फेट होता है आपका SO4-2। इनसे जब आप कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो ये यौगिक बनेगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। तो जो आपका यौगिक बना कैल्शियम सल्फेट, ये आपका सॉल्ट बना, लवण बना। तो साल्ट आपका बन गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4, क्योंकि दो मूलक थे इसमें, कैल्शियम मूलक और सल्फेट मूलक, तो नाम हो गया इसका कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी का। एसिड की पहली प्रॉपर्टी कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट बनेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल रटना नहीं है, आपको कोई भी एसिड उठानी है और मेटल से रिएक्शन करा देनी है। साल्ट कैसे बनाते हैं ये हमने आपको बता दिया, हाइड्रोजन गैस बराबर निकल जाएगी। अब देखें, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेंगे कि अगर कोई भी मेटल का बर्तन होगा, कुछ मेटल के बर्तन ऐसे होंगे, कुछ मेटल ऐसे होंगे जो लवण जब बनाते हैं तो उनके गुण जो होते हैं उनमें पॉइजनस आ जाता है, ठीक है, उनमें कुछ विषैलापन आ जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई धातु दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें हम कुछ खट्टी चीजें क्यों नहीं रखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है, क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि पीतल और तांबे के बर्तनों में, पीतल और तांबे के बर्तनों में हम खट्टे पदार्थों या खट्टी दही को क्यों नहीं रखते हैं। क्वेश्चन इनका है, पीतल और तांबे के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में बर्तनों में हम खट्टे पदार्थ या दही क्यों नहीं रखते। हम दही, खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको यह बताना है कि तांबा और पीतल के बर्तन जो है उसमें आप दही क्यों नहीं रखते हो। दही खट्टे पदार्थ, या कहेगा खट्टे पदार्थ आप क्यों नहीं रखते हो। तो आपको तो ये तुरंत देख के मालूम हो जाएगा, पीतल और तांबा ये तो मेटल है। पीतल और तांबा जो है, पीतल और तांबा ये दोनों है मेटल, धातु है भाई। और दही जो है आपकी, ये खट्टा पदार्थ है। आपने कहा था कि खट्टा जो होता है वो एसिड होता है, तो दही आपकी है अम्ल, एसिड है। और आपने ये कहा था कि अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, कोई धातु अम्ल से क्रिया करेगी, मतलब तांबे और पीतल के बर्तन में जैसे ही हम दही रखेंगे तो दही की प्रॉपर्टी है एसिडिक, दही अम्ल है। और यह है धातु, अम्ल और धातु रिएक्शन कर जाएंगे, बनेगा क्या, साल्ट, लवण बन जाएगा। लवण बनेगा, किसका लवण बनेगा, पीतल अगर के बर्तन में रखोगे तो पीतल का लवण बनेगा, और अगर तांबे के बर्तन में रखोगे तो तांबे का लवण बनेगा। ये लवण बनेगा पीतल या तांबे का, पीतल या तांबे का लवण बन जाएगा। पीतल और तांबे का लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भाई। ये हाइड्रोजन गैस का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये जो पीतल और तांबे का लवण बनेगा, पीतल और तांबा जो होता है जनरली ये पॉइजनस लवण बनाएंगे, विषैले लवण बनाएंगे। तो ये लवण जो बनेगा वो विषैला लवण बनेगा, पॉइजनस लवण बना देंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिर तांबे और पीतल के बर्तन में हम दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है आपका, इस रिएक्शन को दिखा के आप बता देंगे कि पीतल और तांबे के बर्तन में जब हम दही को रखेंगे तो पीतल और तांबा अम्ल से क्रिया करके विषैला लवण बनाते हैं, ठीक है, विषैला लवण बनाएंगे, जिसके कारण पीतल या तांबे के बर्तनों में हम दही को नहीं रखते हैं। सीधा सीधा आपको मतलब समझ में आ गया होगा। रिएक्शन बना के आप बता दीजिएगा कि पीतल या तांबे के बर्तनों में हम खट्टे पदार्थ या दही क्यों नहीं रखते हैं, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे इस पे पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी की किताब पे है और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा कि धातु की अम्ल से अपक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। दूसरा प्रश्न है इनका, क्वेश्चन दूसरा है कि धातु की अम्ल से अपक्रिया हो, धातु की अम्ल से अपक्रिया हो, अम्ल से अपक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी
गैस निकलती। ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा है। इतने क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे देते हो, तुरंत बताओगे भाई पहली प्रॉपर्टी आपको मालूम है, पहली प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दोगे। जैसे ही आपसे पूछेंगे कि धातु की अम्ल से अपक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आप तुरंत आंसर बताओगे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु की अम्ल से जब हम क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। दूसरा, इसका आप परीक्षण कैसे करोगे। अब इसी में क्वेश्चन ये बताएं, इन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कैसे करोगे, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़ गया कि अब इसके प्रयोग को भी जानना है कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे प्रैक्टिकली बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस को प्रैक्टिकली बताने के लिए आपसे ये प्रॉपर्टी आपको जाननी होगी कि हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज के साथ जलती है। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज करेगी। तो हम लोग इनको बताएंगे कि जलती हुई कैंडल ले जाएं या जलता हुआ कोई भी पदार्थ ले जाएंगे, अगर जलती हुई लौ हम ले जाएंगे हाइड्रोजन गैस में निकलने वाली गैस के पास, तो वो फट फट की आवाज के साथ जलती है। तो फट फट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस ही जलती है, इसलिए यह गैस हाइड्रोजन गैस होगी। तो इसके आंसर में पहला आंसर होगा, जब आप इसका आंसर दोगे इनको, तो पहला तो आंसर होगा कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भाई, हाइड्रोजन गैस। पहले प्रश्न का आंसर होगा कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दूसरा प्रश्न, इसका परीक्षण कैसे करोगे, तो आप बताओगे कि इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाने पर फट फट की आवाज होती है, आवाज होती है। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस को जज करने की। हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जलती है तो फटफट की आवाज करती है। तो जब आप इसको जलती हुई मोमबत्ती ले जाने के पास, मतलब है कि इसको जला रहे हो आप, इसको जब जलाओगे तो फटफट की आवाज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस प्रॉपर्टी पे ये दो क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चन आपने बता दिए इनको। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी थोड़ी सी चर्चा उसकी किए थे। जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने यह कहा था भाई कि अगर आपको खाने में कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो, तो आप इनो लोगे। तो एसिडिटी का मतलब एसिड बन गया। अब इनो का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो इनो क्या करेगा भाई, बेसिक नेचर का जो सोडा होगा वो क्या करेगा, मतलब अगर आपके पास एसिड हो गया आपके पेट में तो आप बेस डाल रहे हो। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उदासीनीकरण करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है, तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरी जो रिएक्शन है वो है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो आपका साल्ट बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप देखें। एसिड बनाना आपको मालूम है, बेस बनाना भी आपको मालूम है। तो एसिड भी आप ले सकते हो, बेस भी ले सकते हो, कोई भी एसिड ले लो। हमारे पास 3 एसिड तो जनरली हैं, बाकी हम एसिड और भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एसिड लिया अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपने एसिड लिया, अम्ल लिया। कोई भी क्षार लिया आपने, क्षार किसी भी धातु का ऑक्साइड ले लीजिए, सक्रिय धातु का कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए। तो मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड आपने ले लिया, तो सोडियम का ऑक्साइड आपने लिया Na2O, तो ये आपका बेस हो गया। इनकी रिएक्शन कराइए, तो आपने कहा कि साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, जल बनेगा भाई। तो जल आप बना दो तुरंत, जल आप बना दिया आपने तुरंत। इसके बाद आपने कहा कि साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। और लवण बनाने के लिए आप क्या करोगे, एसिड का ऋण मूलक लोगे और बेस का धन मूलक लोगे। याद रखना, जब आप साल्ट बनाओगे तो जो आपका एसिड है, इस एसिड का निगेटिव रेडिकल निकाल लोगे, और जो आपका बेस है इसका पॉजिटिव रेडिकल निकाल लोगे। तो बेस का धन मूलक लोगे और एसिड का ऋण मूलक लोगे और अपना साल्ट आप बना लोगे। तो एसिड आपका HCl है, तो हाइड्रोजन धन मूलक है, क्लोराइड ऋण मूलक है, तो इसका हमने ऋण मूलक ले लिया क्लोराइड। और बेस हमारा है सोडियम ऑक्साइड, तो इसका धन मूलक लेना है, तो सोडियम इसका धन मूलक है, तो Na+1। इनसे हम साल्ट बना देंगे, तो हमारा साल्ट बनेगा NaCl। तो NaCl आपका साल्ट बन गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम धन मूलक, क्लोराइड ऋण मूलक, नाम इसका हो गया सोडियम क्लोराइड। साल्ट हो गया, ये लवण हो गया। नाम अगर आपसे कहें तो दोनों को आप लिख दीजिए, क्लोराइड ऋण मूलक है, सोडियम धन मूलक है, तो नाम हो गया इसका सोडियम क्लोराइड। साल्ट हो गया। और ये तो जान ही रहे हो, जल ही जीवन है, जल को आप जान रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल आप बता सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें मालूम है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, आप चीजों को बना सकते हो, इनको कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई दूसरा एसिड उठा लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हम लोगों ने CH3COOH एस्टिक एसिड लिया, तो यहां देखें एसीटेट मूलक और हाइड्रोजन मूलक। एसीटेट ऋण मूलक के साथ हाइड्रोजन संयुक्त हो गया, तो एसिड हो गया। ये नाम है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका नाम है, एसिड हो गया भाई। नाम है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके साथ कोई बेस लेना है, तो मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यह आपका बेस है, क्षार है, क्षारक सॉरी, तो ये आपका क्षारक हो गया और ये आपका अम्ल हो गया। इनकी रिएक्शन आपको करानी है। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करेंगे, तो अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करेंगे तो आपका साल्ट बनता है और जल बनता है। तो जल तुरंत आप बना दोगे, तुरंत आप जल बना दोगे H2O। और साल्ट बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि एसिड का आप ऋण मूलक लोगे और बेस का आप धन मूलक लोगे। तो एसिड आपका जो है एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड का जब आप इसको मूलक के रूप में तोड़ोगे CH3COOH, तो इसमें 2 मूलक मिलेंगे बेटा। एक तो आपका हाइड्रोजन मूलक है, धन मूलक, दूसरा ऋण मूलक इसमें एसीटेट है CH3COO-, ये एसीटेट मूलक। तो एसिड से हम इसका ऋण मूलक लेंगे, एसीटेट मूलक। तो एसिड से ऋण मूलक आपने लिया एसीटेट मूलक, यही लिख ले रहा हूं CH3COO
माइनस CH3COO-1। ये एसीटेट मूलक आपने ले लिया एसिड से। कौन मूलक है भाई? एसीटेट मूलक है, ये एसीटेट मूलक है। बेस के पास आइए, इसका धन मूलक लीजिए। बेस है आपका अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का जब आप आयनाइजेशन करोगे, ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन होगा, अमोनियम धन मूलक होगा NH4+1 और हाइड्रॉक्सिल आयन आएगा, हाइड्रॉक्साइड आयन आएगा OH-1। तो इसका धन मूलक हमको लेना है बेस का, तो अमोनियम मूलक हो जाएगा NH4+1। तो यहां हम ले लेते हैं अपना NH4+1, NH4+1 अमोनियम मूलक ले लिया। अब इनसे हम लवण बनाते हैं। इनसे जब लवण बनाएंगे तो हमारा लवण बनेगा CH3COONH4, नाम होगा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम मूलक और एसीटेट मूलक, नाम सीधा सीधा होगा अमोनियम एसीटेट, सूत्र होगा CH3COONH4। ये आपका सॉल्ट बन गया, लवण बन गया, नाम है अमोनियम एसीटेट। दोनों रेडिकल के नाम अगर आपको मालूम है, दोनों मूलक के नाम अगर आपको मालूम है, तो इसका नाम लिखने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर, अब एक हम लोगों ने पढ़ा था, एसिड की बात की थी, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो हो गए। अब क्वेश्चन की बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए और उस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा है, तो आप तुरंत उसको कर लेंगे, लेकिन कर तब पाएंगे जब आपको एसिड की बात मालूम हो और बेस की बात मालूम हो। अब एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की रिएक्शन कराई और आपसे कहा कि आप बताओ कि ये रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन को पूरा करो। कौन सी रिएक्शन है और इसके उत्पाद कौन है ये बताइए। यहां पर इन्होंने कहा कि ये ए है और ये बी है, तो दो बातें इन्होंने पूछ ली कि इसको बता दो भाई, ए क्या होगा और बी क्या होगा, ठीक है। दोनों यौगिक बताओ, उत्पाद यौगिक दोनों क्या है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि रिएक्शन का प्रकार बताओ, अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया का नाम बताओ, अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी है। दो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक तो आपसे कहा कि अभिक्रिया कौन सी है और दूसरा इन्होंने कहा कि उत्पाद यौगिक आप बता दो, ठीक है। तो यहां हम इनको देखेंगे, तुरंत इनके अभिकारक यौगिकों को देखेंगे ध्यान से, और ध्यान से देखेंगे फिर जज करेंगे कि ये आखिर अभिक्रिया हम जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। अब ध्यान से अगर इनके अभिकारक यौगिकों को आप ध्यान से देखो, तो ये तो भाई सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, धातु का हाइड्रॉक्साइड है, तुरंत आप बोल दोगे कि ये क्षारक है, बेस है, तुरंत इनसे बोल दोगे कि भैया ये बेस आपने दिया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आया, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर आ रहा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कार्बन एज ए नॉन मेटल है, यहां पे कार्बन अधातु है और कार्बन का ऑक्साइड है, तो अधातु का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करेगा, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अगर ये चीज आपको मालूम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो तुरंत आप जानोगे कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है
अभिक्रिया उदासीनीकरण है। तो इनके एक प्रश्न का उत्तर तुरंत आप बता दोगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एक प्रश्न का उत्तर तो आपने इनको दे दिया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, ए और बी क्या है? तो आप ये जानते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है लवण और जल। तो बी तो आपका वाटर हो जाएगा, ये तो आपका वाटर हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, तो बी को तुरंत बता दोगे भैया, बी तो वाटर है। ठीक है, जल बनता है और लवण बनता है। बी तो वाटर हो गया, जल हो गया, आपने तुरंत बता दिया। एक ही बात, लवण कैसे बनेगा? लवण बनाने के लिए आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा तो कार्बोनेट मूलक की बात कीजिएगा। ठीक है, यहां कार्बोनेट मूलक की बात कीजिएगा और सोडियम आपका धन मूलक ले लीजिएगा। तो सोडियम आपका धन मूलक हो जाएगा और कार्बोनेट आपका ऋण मूलक हो जाएगा। इनसे आपका सॉल्ट बन जाएगा Na2CO3। Na2CO3 आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो अब आपका सॉल्ट जो हुआ ए, ये बना आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ए जो है आपका, ए है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन में बस इतना बेसिक्स था कि एसिड की आपको पहचान करनी थी। इतना सा कॉन्सेप्ट था कि आपको यह जानना था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वह एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही यह कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया तो आपने तुरंत बताया कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उत्पाद के रूप में अंतिम उत्पाद जो हमको मिलेगा वो अंतिम उत्पाद के रूप में हमको मिलेगा लवण और जल। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट मूलक दे देगा और बेस का धन मूलक ले लोगे तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आपका लवण हो जाएगा और जल बन जाएगा। ठीक है, तीसरी गुण की बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं कि एसिड की रिएक्शन अगर, तीसरी प्रॉपर्टी जो है थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग ये कहते हैं कि एसिड जब रिएक्शन करता है, अम्ल जब रिएक्शन करता है मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जिसे बाई कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये अगर धातु कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, इतना तो समझ में आ रहा है ना, मेटल धातु कार्बोनेट लिख दे रहा हूं, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, फिर क्या होता है? ठीक है, तो नीचे भाई मैं तीर लगा के लिख रहा हूं, मेरे पास आगे जगह नहीं बची तो मैं नीचे लिख के यहां उत्पाद बता रहा हूं कि अगर अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगा, तब आपका जो फाइनल उत्पाद होगा उसमें आपका सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, H2O जल बनेगा, और तीसरी चीज जो निकलेगी वह निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेक्षण को याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेक्षण की बात अगर कहेंगे, कभी किसी क्वेश्चन में कह दें कि ये गैस निकल रही है तो ये कैसे आप जानोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह अगर होगा किसी जलती हुई कैंडल के साथ, मतलब फुरफुर की आवाज निकलती है, ठीक है, ये आवाज के साथ निकलती है, और दूसरा ये जलती हुई लौ को बुझा देगी, कैंडल को बुझा देगी, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। तो दो बात आप बता देंगे कि आवाज के साथ निकलेगी ये बुदबुदाहट के साथ,
और दूसरी अगर जलती हुई कैंडल ले जाओगे तो जलती हुई कैंडल बुझ जाएगी यहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में क्या थी, जलती हुई कैंडल ले जा रहे थे तो फटफट की आवाज के साथ जल रही थी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जलती हुई कैंडल ले जा रहे हो तो ये बुझ जाएगी। आगे भी इसका परीक्षण ये होता है कि अगर आप चूने के पानी में इसको प्रवाहित कर दे रहे हो तो वो दुधिया हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रवाहित कर दे रहे हो तो फिर उसका रंग खत्म हो जाता है, वो फिर से उदासीन हो जाता है। आगे देखते हैं, अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे तब पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। आप तीसरी प्रॉपर्टी इसकी समझो कि अम्ल जब क्रिया करता है धातु के कार्बोनेट से या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जिसे बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो आपका मेन उत्पाद बनता है कि लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। अब हम लोग कोई भी एसिड लेते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं, मान लीजिए कि आपने एसिड लिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने इसे लिया, इसके साथ आपने हाइड्रोजन धातु का कार्बोनेट लिया, कोई भी धातु का कार्बोनेट बना लो। मान लीजिए आप कैल्शियम धातु लिया आपने Ca+2, इसका कार्बोनेट बनाना है तो CO3-2 कार्बोनेट मूलक हो गया, तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3, धातु कार्बोनेट बना लिया आपने। अगर मान लीजिए कि आपको इसी का बाइकार्बोनेट बनाना है कैल्शियम का ही, तो Ca+2 धातु का रेडिकल, बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3-1, कार्बोनेट मूलक जो होता है CO3-2, अब बाइकार्बोनेट मूलक होता है HCO3-1। इनके साथ किसी भी मेटल को आप जोड़ देंगे, किसी भी मेटल के साथ इनका कंपाउंड बना देंगे तो धातु का कार्बोनेट बन जाएगा और धातु का बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, CO3-2 के साथ अगर आप धातु का कोई कंपाउंड बनाएंगे तो कार्बोनेट बन जाएगा, HCO3-1 के साथ बनाएंगे, बाइकार्बोनेट के साथ बनाएंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो यहां से अगर आप बना रहे हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका बनेगा CaHCO3 ट्वाइस। ठीक, तो इन्हीं सब की रिएक्शन हमको करानी है, धातु के कार्बोनेट की या धातु के बाइकार्बोनेट की। कैसे बनता है ये आपने जान लिया। अब मान लीजिए कि हमने कैल्शियम के कार्बोनेट की रिएक्शन करा दी इस एसिड से, तो कैल्शियम के कार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने करा दी कि मेटल का कार्बोनेट हो गया, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया, धातु का कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट है भाई, ये मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कौन सा है, मेटल है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो इसको। अब हमको बनाना क्या क्या है, हम लोगों को बेसिक्स मालूम है कि अगर एसिड क्रिया करता है धातु के कार्बोनेट से तो हमको साल्ट देता है, लवण देगा, और क्या देगा, जल देगा, तुरंत हम लिक्विड बना देंगे भाई, लिक्विड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब लवण की बात कर लेते हैं। लवण में आप कहते हो कि एसिड का ऋण मूलक लेते हो और जो दूसरी चीज होती है उसका धन मूलक लेते हो। एसिड का ऋण मूलक लोगे तो सल्फेट ऋण मूलक आ जाएगा एसिड का, और कैल्शियम कार्बोनेट का धन मूलक लोगे तो कैल्शियम धन मूलक आ जाएगा, और इनसे कंपाउंड बनाओगे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा जो आपका लवण हो जाएगा। तो लवण आपका बना CaSO4, जिसे कहते हैं आप कैल्शियम सल्फेट। नाम क्या है बेटा इसका, कैल्शियम सल्फेट। दो रेडिकल आपके हैं, कैल्शियम धन रेडिकल और सल्फेट ऋण रेडिकल, ऋण मूलक है, दोनों से मिलके कैल्शियम सल्फेट बना जो साल्ट है। तो ये रिएक्शन आपकी पूरी होगी। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब की बार हम लोग अपनी एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, एसिड ले लिया, अम्ल ले लिया,
अब की बार हम लोग बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, है ना, बाइकार्बोनेट ले रहे हैं। बाइकार्बोनेट किसी भी मेटल का ले लो। तो मान लीजिए कि आपने कैल्शियम का ही बाइकार्बोनेट बनाया था, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले रहा हूं, CaHCO3 ट्वाइस। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब आप रिएक्शन के अभिकारक यौगिकों को देखा आपने, आपने कहा कि अम्ल की क्रिया धातु के बाइकार्बोनेट से हो गई, तो आपने तुरंत बताया भाई लवण बनाओगे, जल बनाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करोगे। तो आपने तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया और जल बना दिया, जल बना दिया भाई यहां पे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने मुक्त कर दिया। अब आपको लवण बनाना है, तो हमने कहा था कि लवण बनाते समय जो एसिड है उसका नेगेटिव रेडिकल निकालो और जो दूसरा कंपाउंड है उसका पॉजिटिव रेडिकल निकालो। एसिड HCl है, इसका नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड होगा Cl-1, और दूसरा जो कंपाउंड है इसका पॉजिटिव रेडिकल कैल्शियम होगा Ca+2। दोनों से जो आप कंपाउंड बनाओगे यह कंपाउंड बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यही आपका लवण हो जाएगा। तो लवण हो गया आपका CaCl2, नाम है भाई आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपका रिएक्शन ये पूरा हो गया। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, आपको धातु का कार्बोनेट बनाना आता है, धातु का बाइकार्बोनेट बनाना आता है, अम्ल को आप जानते ही हो, रटोगे हो नहीं, रटोगे नहीं। ठीक है, अम्ल को आप जानते हो। अब देखिए इस पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस पर, फिर आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, बाकी की प्रॉपर्टी अब आगे देखेंगे। इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हटाते हैं इसको। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है कि कोई धातु यौगिक ए, ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई धातु यौगिक है ए, कोई धातु यौगिक ए, कोई धातु यौगिक ए, क्वेश्चन है भाई, कोई धातु यौगिक ए धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, अब क्रिया करता है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। अब आपको ये हिंट दे रहे हैं भाई, बुदबुदाहट बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ये पहला हिंट इन्होंने दे दिया। आगे ये कह रहे हैं कि इससे उत्पन्न गैस, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, जलती हुई मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। उत्पन्न यौगिक में से एक, उत्पन्न यौगिक में से एक यौगिक में से एक
कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ध्यान से देखो बेटा, दो चैप्टर इसमें इन्वॉल्व कर दिया। एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक समीकरणों का संतुलन आपको करना है, तो पहले तो आपको अभिक्रिया लिखनी है, फिर उसको संतुलित करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है। हिंट इन्होंने दिया, धातु यौगिक ए है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हम लोग जब शुरू कर रहे हैं इनका सॉल्यूशन, इनका आंसर देना शुरू कर रहे हैं, इनका आंसर देना जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आपका एक यौगिक है ए, जिसने अभिक्रिया की अम्ल से, HCl से, ये अम्ल है भाई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक यौगिक बना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कहा भाई लवण बना दिया आपने। ठीक है, लवण बना दिया। आगे इन्होंने कहा कि अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, एक गैस उत्पन्न हो रही है ना, गैस, एक गैस बन रही है, उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही, तो ये गैस उत्पन्न हो रही है। और इस गैस की 2 प्रॉपर्टीज है। इस गैस के बारे में इन्होंने 2 हिंट दिया। पहला हिंट यह दिया कि यह गैस बुदबुदाहट उत्पन्न करती है, बुदबुदाहट उत्पन्न करती है। दूसरा, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। याद करो जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि हाइड्रोजन की बात, अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती के साथ फटफट की आवाज के साथ जलेगी, क्योंकि वो आवाज करके जलती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो जब निकलती है तो आवाज करती है, तो बुदबुदाहट की आवाज हो रही है और जलती हुई मोमबत्ती को बुझाया जा रहा है। तो हिंट किसके तरफ मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरफ मिल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने बताया था, जब इसकी प्रॉपर्टी बता रहे थे, हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी और हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती के साथ फटफट आवाज करके जलेगी। तो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बुदबुदाहट के साथ आवाज निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पूरा हो गया ये। ठीक है, तो आप तुरंत बताओगे कि ये जो गैस है, यह गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह गैस जो होगी वो कौन होगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तुरंत आप समझ जाओगे कि यह गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आप ध्यान से देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, एसिड के साथ क्रिया है, एसिड के साथ क्रिया है, इसका मतलब कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट है इसका। किसी भी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ क्रिया करता है, तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ए जो होगा वो कार्बोनेट होगा। मेटल कहां से मिलेगा? लवण से। लवण का जो धन मूलक है, यह मेटल हो जाएगा। तो लवण का धन मूलक है कैल्शियम, तो कैल्शियम का कार्बोनेट होगा। तो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, और गैस जो आपकी होगी ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एक और चीज यहां बनेगी, जल। इस रिएक्शन को अगर आप समझते हैं तो एक तीसरा कंपाउंड बन जाएगा जल। अब हम रिएक्शन को लिख सकते हैं।
इनकी रिएक्शन को अब हम लोग लिख देंगे आराम से। अगर हमको ये चीजें मालूम है तो ये चीजें अगर हमको मालूम है, यह बात हम जान गए कि अब ये होगा भाई धातु का कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट होगा, और धातु हम निकालेंगे लवण से और कार्बोनेट हम जानते हैं, तो ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, गैस हो जाएगी CO2, और एक और चीज बन जाएगा जो होगा जल। आगे रिएक्शन में लिखते हैं। तो रिएक्शन हमारी जो बनेगी, तो रिएक्शन जो हमारी बनेगी वह रिएक्शन बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, तो बनेगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड लवण, जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। अब इसको संतुलित करना है, तो अभिक्रिया का संतुलन हमने पढ़ाया है, अब अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।